हम लोगों ने कैलासा की शुरुआत की है अपने 2004 से, जब एक फ़िल्म का गाना हमारा अल्लाह के बंदे बहुत हिट हुआ था। उसके बाद से नरेश परेश के साथ हमारा बैंड फॉर्म हुआ था कैलासा, और तब से हमारी लाइव कॉन्सर्ट्स इतनी ज़्यादा हिट हो गई हैं कि रिकॉर्डिंग वाले गाने भी उतने चर्चित नहीं हैं जितना लाइव में हम गाते हैं, तो एनर्जी जो बनती है। और उसकी वजह से ये हुआ कि ना हमको और ना कैलासा मेंबर्स को ज़्यादा टाइम होता किसी और कुछ चीज़ करने के लिए, तो इसलिए काफ़ी हम लोग वर्ल्ड टूर करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा शायद बिज़ी बैंड अगर कहेंगे तो भारत में इस वक्त कैलासा ही है। हाँ, मुझे गाने का शौक़ बचपन से था, और क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई परवरिश हुई है, तो उस वजह से दिल्ली में ऐसा परिवेश नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था कि म्यूज़िक को उतना सीरियसली सब लोग लें मेरी तरह। तो काफ़ी लोग हंसते थे, काफ़ी लोग उसमें ये जोड़ देते थे कि लेकिन पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यानी म्यूज़िक जो थी वो एकदम सेकेंडरी चीज़ थी। तो लेकिन मेरे अंदर काफ़ी पैशन म्यूज़िक को लेकर पनप रहा था, और शायद वही कारण हुआ कि छुपा हुआ लेकिन ज्वालामुखी अंदर संगीत का बनता रहा, जो कि फटा बाद में लगभग 30 साल के जब हम हो गए। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी शौकिया तौर पे गाते भी थे और बहुत अच्छा गाते थे। मैं उनका बहुत ज़्यादा ही दीवाना था गायकी का, और इनफैक्ट जो मुझे सबसे पहले शुरुआती दौर की जो गायकी की लगन लगी वो उनकी सिंगिंग सुनकर ही लगी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पे क्योंकि म्यूज़िक को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, वो ये सोचते थे कि म्यूज़िक से करियर तो बनेगा नहीं, तो इसलिए ऐसा ना हो कि कहीं ये चौपटी हो जाए, ना इधर का रहे ना उधर का रहे। तो इसलिए वो हमेशा मुझे थोड़ा सा समझाते थे और बोलते थे कि म्यूज़िक को बस शौकिया तौर पे रखो, और बाकी तो अपनी बिज़नेस या किसी अपने खुद के काम की तैयारी करिए। तब भी वो नॉर्मल थे, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और उस वक्त भी उनको पता लग गया था कि हम टीवी में आ रहे हैं। वो देखते भी थे कभी कभी गाते हुए हमारे इंटरव्यूज़ ये वो, तो वो बस नॉर्मल रहते थे कि ठीक है, चलो ठीक कर रहा है। कुछ ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं है हम। ओवर एक्साइटेड ना होना हमारे फैमिली को वरदान मिला हुआ है, चाहे मतलब 100 जहाज़ बन जाएं, चाहे ताजमहल उनके नाम हो जाए, लेकिन तब भी अच्छा चलो ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम रिएक्शन। हाँ, मैं अपनी एल्बम पे काम कर रहा था। जैसा मैंने बताया, मैं मुंबई में सबसे पहले जिन म्यूज़िशियन से मिला वो नरेश और परेश दोनों ब्रदर हैं, जो हमारे म्यूज़िक पार्टनर भी हैं आजकल और कैलासा के फ्रंटमैन मेंबर्स हैं। तो उनके साथ काम करते हुए उनके फ्रेंड सर्कल को थोड़ा पता लगता गया कि देयर इज़ अ न्यू वॉइस एंड न्यू टैलेंट फ्रॉम दिल्ली, दे आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट। तो उस तरीके से फिर वर्ड ऑफ माउथ जैसे होता है, वहाँ से शुरुआत हुई। और जो उनके विशाल शेखर के एक साथी हैं, एक उनके बैंड में, उनके ग्रुप, उनकी टीम में, तो अभिजीत, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी और विशाल को बताई थी, और उस वक्त उन्होंने हमसे ये गाना गवाया था, अल्लाह के बंदे। दैट्स हाउ इट हैपेंड। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। नहीं, ये अपना अपना सबकी सोच और सबकी समझ होती है। अपना एक पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, इंसान के अंदर की अपनी ताकत होती है, एनर्जी होती है। तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि ऐसा मैं कैसे करता हूँ। कई लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रश्न जुड़ जाता है कि इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो। यार, दाल तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ की दाल तो कभी मेरी वाइफ खाती ही नहीं है, और तू जब बनाता है तो पड़ोसी की वाइफ भी आ जाती हैं खाने को। सो समटाइम्स देयर इज़ अ मिस्ट्री बिहाइंड दीज थिंग्स।
और इनको मिस्ट्री रखने में ज़्यादा सुकून रहता है, ज़्यादा खोदेंगे कि कहाँ से ये रहस्य है, क्योंकि जो रहस्य है वही सार है और जो सार है वही ईश्वर है। मुझे लगता है जो मिस्ट्री है ये कि ऐसा कैसे हो जाता है, वही तो दाता है। दाता का जो असली दर्शन है वो रहस्य रूप में ही है, यानी मिस्ट्री। तो तेरी दीवानी हमारी सबसे पहली एल्बम कैलासा का सबसे पहला गाना था और उसका नाम था कैलासा। एल्बम का भी नाम कैलासा ही रखा था हमने। कैलासा का मतलब होता है डिवाइन, डिविनिटी। तो वो मैं गाना गाता हूँ क्योंकि वो सबसे पहले गाया था और उसकी उम्मीद भी मुझे नहीं थी कि दुनिया इतनी बदल गई है कि उनको ये गाने भी पसंद आएंगे क्या। तो काफ़ी पसंद किया गया और अभी तो शायद मोर देन 10 मिलियन व्यूज़ उस गाने को हैं यूट्यूब पे ही। तो ये है गाना। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। हाँ, और उसके बाद जो हमारी सेकंड एल्बम आई थी उसका नाम था कैलासा झूमोरे। और उसमें ये बात हुई कि जैसे अपना कंपटीशन अपने साथ ही हो गए हो। इतना ज़्यादा सुपरहिट गाना बना था तेरी दीवानी और तौबा तौबा, जाना जोगी, नई हरवा। तो अपने साथ ही एक तरह से कंपटीशन हो गया कि अब नेक्स्ट जो होगा उससे भारी होना चाहिए। तो मैं डर गया यार, अपने साथ कैसे कंपटीशन करें। तो माइंड की ज़रूरत थी, माइंड अपने पास है नहीं। तो फिर ईश्वर से फिर से प्रार्थना की और फिर ये गाना बना सैया। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं मैं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया नहीं, हर जगह की अपनी यादें होती हैं, हर वेन्यू का एक अपनी एनर्जी होती है, हर जगह का अपना एक ऑरा होता है। तो क्योंकि दुनिया में ये तो युगों युगों से आप देखिए पढ़ते आए होंगे शायद कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं और सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। और हमको तो भगवान ने काम ही इतना अच्छा दिया है कि यात्राओं में डाल दिया। तो हम लोग तो यो नोमैडिक्स हैं बिल्कुल, जैसे यात्रा में जीवन जी रहे हों और बंजारे। तो उस तरह से पूरा कैलासा बैंड है। हम लोग पूरे वर्ल्ड में लगभग मोर देन 100 कंट्रीज़ में हम लोगों के अभी तक कॉन्सर्ट्स हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, हर जगह की अपनी विशेषताएं होती हैं, हर जगह की अपनी खूबियाँ, हर जगह की अपनी यादें, स्पेशल मेमोरीज़। और वैसे भी हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है सिंगिंग का वो बहुत ही यूनिक होता है। एक दो गानों पे हम अपने ऑडियंस में से उनको बुला लेते हैं डांस करने को, तो दैट मेक्स द मोमेंट्स मोर स्पेशल एंड लाइफ टाइम। तो हिस्टोरिकल हो जाते हैं, तो हर जगह के अपनी एक याद बन जाती है। तो न केवल हम, लेकिन जो हमारी ऑडियंस हैं उनके लिए वो मोमेंट्स ज़िंदगी को बहुत बड़ा बना देते हैं, लार्जर देन लाइफ हो जाती है बात। और वो ताउम्र उनको याद रखते हैं। जैसे अभी हम रिसेंटली ओस्लो में गए, ये नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। इतनी प्यारी जगह, इतने प्यारे लोग, इतनी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन, वंडरफुल वेन्यू, वंडरफुल वेदर। और मतलब शायद 50,000 से तो ज़्यादा ही वहाँ का क्राउड था। तो इतना क्राउड होना, वो भी विदेश में, वो भी हमारी जो भाषा के लोग ना हो वो ज़्यादा, तो बहुत ही अपने आप में एक गर्व की बात थी। और इस तरह के क्राउड में हम इतना गा चुके हैं अब कि हमको लगता है जैसे हम धीरे धीरे भारत के ना होकर पूरे वर्ल्ड के होते जा रहे हैं।
तो गोरे भी नाच रहे हैं, काले भी नाच रहे हैं, ब्राउन भी, रेड भी, येलो भी, मतलब जितने भी रंग के इंसान धरती पर हैं सब नाच रहे हैं बेचारे। तो दैट इज़ अ वंडरफुल मेमोरीज वी शेयर विद आवर ऑडियंस। नहीं, मेरे लिए अध्यात्म है जस्ट बी ह्यूमन एंड बी सेंसिटिव, बी काइंड एंड डू योर वर्क ऑनेस्टली। क्योंकि सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी ये दो चीज़ें हैं जो जहाँ भी कम होती हैं वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती हैं। वहाँ इंसानों का फेथ मिटता है एक दूसरे से, बस बातें, इंटेलेक्चुअल बातें रह जाती हैं। जैसे भारत में अभी इन दिनों बहुत ही सिचुएशन गड़बड़ा रही है। गवर्नमेंट के ऊपर किसी का फेथ नहीं है, पुलिस के लॉ के ऊपर फेथ नहीं है। तो जब इंसान का व्यवस्थाओं पर फेथ ना हो, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है दुनिया में। और ये केवल भारत की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है इन दिनों। और इस तरह का फेथ ना होना, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये स्पिरिचुअलिटी में खामियां हैं। वरना ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ईमानदारी और नीयत का साफ होना मनुष्यों में बहुत मोहब्बत बढ़ाता है। और जहाँ भी वाचाल, चलाक, कनिंग बुद्धि आके और ये जो अमीर और गरीब और छोटे और बड़े के भेद को इनकैश करते हैं, वहाँ पर मनुष्यत्व में बहुत तिफरका आ जाता है। उस तिफरके को, उस अंतर को, उस भिन्नता को, उस डिफरेंस को पाटने के लिए हम रिलीजन्स में डाल देते हैं लोगों को। मतलब अलग अलग उनके जो विचारों की प्रैक्टिस होती आई हैं चीज़ें, उन्हीं का भरोसा दिला दिला के और उन्हीं के दम पे उनको फिर से डिवाइड एंड रूल में और धंसा देते हैं। इतना धंसा देते हैं कि मूल समस्या, जो बेसिक समस्या है, वो कभी होती ही नहीं। तो यही स्पिरिचुअलिटी है, बाकी सब फालतू की बकवास लगती है मुझे। हर इंसान अपना काम ऑनेस्टी से करे। ऑनेस्टी से करना बहुत मुश्किल होता है। हर अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, ये याद रखिएगा। क्योंकि अच्छे काम में कंटक पथ होते हैं, मुश्किलें आएंगी, हर्डल्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, इतनी मुश्किलें आएंगी कि आप सरेंडर कर देंगे। आप बोलेंगे मैन, इतना सा मैंने ब्राइब किया, सो इजीली आई गॉट दिस थिंग, आई गॉट अवे फॉर दिस। लेकिन उसकी वजह से व्यवस्थाओं में, इंसानियत में और ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है, बी ऑनेस्ट, अपने आप अच्छाई बढ़ेगी। देखिए जी, मुझे किसी शेप में भगवान जी ऐसे दिखते नहीं है कि ख़ास एक, तो मैं इस सवाल को ही इंडोर्स नहीं करना चाहता हूँ। भगवान कुछ ऐसी कोई सामान नहीं है जो कहीं बैठा हुआ है, या कोई उपग्रह नहीं है कि उसको वहाँ फिट किया हुआ है, वो सब देख रहा है। इट इज़ सम फोर्स, सम नेचर जो हमको ज़िंदगी के सबक देता है, ज़िंदगी मिलती है जिससे, जो, और मेरी नज़रों में वो नेचर है। नेचर का अपना एक साइकिल है। और जो इंसान माइथोलॉजी या इन सब को बताते हैं, तो वो साइंटिफिक इसलिए मुझे लगती हैं चीज़ें कि जब आप अच्छा करते हैं, यू फील गुड। व्हेन यू फील गुड, देर आर रेज अराउंड यू विच मेक्स यू प्योर एंड ऑनेस्ट। तो यू कांट फूल एंड मैनिपुलेट मच। तो जब आप अपने आप खुश होंगे, तो अपने आप की जो ऊर्जा होगी खुशी की, वो सचमुच आपके इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बनाए रखेगी। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर गॉड इज़। गॉड इज़ ऑल एवरीवेयर, in every particle, in everything, and nothing moves without God. If you so-called word gives, you people give God as word, so nothing moves without God's मर्जी। नहीं, मुझे इसलिए मुश्किल नहीं लगता ये कुछ भी बात, क्योंकि मैंने कोई अजूबा ऐसा कर नहीं दिया, मैंने ही तबक में तीर नहीं मारा। हर प्लेबैक सिंगर जो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, हमारे सीनियर्स हैं, या हमारे बाद थोड़े भी आए हुए हैं, वो सब हर भाषा में गा रहे हैं। तो आपके लिए ये हवा है, मेरे लिए ये नॉर्मल सी बात लगती है, क्योंकि सभी कर रहे हैं वो काम। तो जो सब कर रहे हो, मान लीजिए सभी क्रिकेट खेल रहे हों शौकिया तौर पे, और सभी मान लीजिए कुछ मज़ा कर रहे हों, मजाक कर रहे हों, मस्ती कर रहे हों, और अपना काम कर रहे हों, तो इट डजेंट गिव मी मच ऑफ अ मुश्किल। नहीं, मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया था दिल्ली में, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सीखा कम है,
और सुना ज़्यादा है, और सुन सुन के ज़्यादा सीखा।